हम ओंटारियो में नहीं रहना चाहते, हम यहाँ से मूव आउट करना चाहते हैं। एक कॉमन स्टेटमेंट होती है कि भाई हमें पार्ट टाइम जॉब नहीं मिल रही। कभी कभी तो मेरा ही मन करता है कि भाई ओंटारियो को छोड़ छाड़ के अपना बोरिया बिस्तरा पैक करके किसी और प्रोविंस के अंदर चलते हैं। उस चीज को भी अगर आप अवॉइड करना चाहते हो तो डू नॉट कम टू ओंटारियो। हाँ जी, तो थोड़े दिन पहले मैं यॉर्क यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट के साथ वीडियो बनाने गया था। वीडियो में ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूं, लेकिन ऑफ कैमरा हमने बहुत सारी बातें की थी और एक चीज उसने मेरे को बहुत ही शॉकिंग बताई कि उसकी क्लास में टोटल 30 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे, उसमें से 29 स्टूडेंट्स ओंटारियो छोड़ के जाना चाहते हैं। मतलब उन्होंने ये डिसाइड नहीं किया है कि कहां पे जाना है, लेकिन ये बहुत ही फॉर्मली डिसाइड कर चुके हैं कि भाई हम ओंटारियो में नहीं रहना चाहते, हम यहां से मूव आउट करना चाहते हैं क्योंकि यहां पे हमें अपनी कोई ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है। साथ के साथ इस महीने मतलब फरवरी में मेरी टोटल 7 स्टूडेंट्स के साथ 1-on-1 कॉल पे बात हुई है। उसमें से 6 बच्चे ओंटारियो में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई कंप्लीट होने वाली है। तो उनका यही कंसर्न था कि भाई हम ओंटारियो में नहीं रहना चाहते, हमें कोई और प्रोविंस बताओ जहां पे हम मूव हो सकें। इसके अलावा अगर आप गूगल करते हो कि भाई पीपल लिविंग ओंटारियो, तो आपको पता नहीं दुनिया जहान के आर्टिकल्स मिल जाएंगे कि भाई कहीं 1.5 लाख लोग ओंटारियो छोड़ के चले गए 2023 में, या फिर 2022 के Q2 में 50,000 के आसपास लोग ओंटारियो छोड़ के अल्बर्टा या फिर नोवा स्कॉशिया या फिर मैनीटोबा सस्कैचुअन कहीं पे चले गए। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम्स है ओंटारियो के साथ कि लोग यहां पे रहना नहीं चाहते, या फिर अगर आते हैं तो इसको छोड़ के चले जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में उन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम ओंटारियो की प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। अब यार थोड़े दिन पहले मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी कि अगर आप ओंटारियो के अंदर रहते हो तो आपका मंथली रेंट कितना है वो शेयर करो। तो सबसे कॉमन रिस्पॉन्सेज जो मेरे को दिखाई दिए थे वो थे $500, $550 या फिर $600 पर मंथ एक शेयरिंग वाले रूम के लिए। मतलब एक कमरे के अंदर 2 लोग रहते हैं, दोनों रूम को शेयर करते हैं और इंडिविजुअली अपना अपना $500, $550 या फिर $600 पर मंथ रेंट पे करते हैं। इसके ऊपर से उनकी यूटिलिटीज का भी खर्चा होता है, मतलब बिजली, पानी, जो हीटिंग होती है वो, वाईफाई, ये सारे खर्चे भी होते हैं। तो सारा मिला मिलू के उनके महीने का $750 या फिर $800 का खर्चा हो जाता है रहने के लिए। तो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा है। इसके अलावा मेरा एक कोलीग है जो भी रिसेंटली किचनर के अंदर, मतलब किचनर डाउनटाउन के अंदर एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट ढूंढ रहा था। तो सबसे सस्ता उसको मिला था $2700 पर मंथ। 2 बेडरूम, एक लिविंग रूम, एक छोटी सी किचन है, तो $2700 पर मंथ उसका रेंट है। मेरा एक फ्रेंड है जो कि मिसिसागा के अंदर रहता है, वो एक कमरे का $1550 पर मंथ रेंट देता है इंक्लूडिंग एवरीथिंग, लेकिन स्टिल काफी ज्यादा महंगा है। टोरंटो के अंदर अगर आप एक 1 BHK अपार्टमेंट ढूंढोगे रेंट पे लेने के लिए तो आपको $2500, $2600, मे बी $2700 इतने का मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। लोगों का यही कहना है कि अगर हम अपनी आधी से ज्यादा इनकम रेंट्स में ही लगा देंगे तो हम क्या सेव करेंगे और किस तरीके से अपना फ्यूचर प्लान करेंगे, क्योंकि आज के टाइम पे घरों की कीमत भी बहुत ज्यादा हो रखी है। तो डाउन पेमेंट उनको इकट्ठी करनी है $80,000, $90,000, $1 लाख, और अगर $500 महीने के बचेंगे तो कब जाके उनके $80,000, $90,000 इकट्ठे होंगे और अपना घर खरीद पाएंगे या फिर अपनी लाइफ आगे बढ़ा पाएंगे। इसके अलावा अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि 12th के बाद या फिर अपनी ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट कनाडा आ गए थे अपनी पढ़ाई करने के लिए, चलो ये तो वर्स्ट केस सिनेरियो हो गया। अगर आपके पास अपनी होम कंट्री में 1 साल का या फिर 2 साल का भी वर्क एक्सपीरियंस है, उसके बाद आप कनाडा आते हो, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हो, पढ़ाई के बाद आपको होता है कि मेरे को कनाडा की PR लेनी है और बनना है पक्का कनाडा वाला, तो आपको पता लगता है कि भी एक एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल बनानी होती है। जैसी प्रोफाइल बन जाती है तो हमें एक CRS स्कोर मिल जाता है और थोड़े थोड़े टाइम बाद कैनेडियन गवर्नमेंट क्या करती है, कट ऑफ निकालती है। अगर हमारा स्कोर उस कट ऑफ के ऊपर है तो हमें इन्विटेशन टू अप्लाई मिल जाता है और हमारी PR हो जाती है। तो अगर आप 12th के बाद आते हो, जो कि मेरे हिसाब से वर्स्ट केस सिनेरियो है, अपनी ग्रेजुएशन के बाद आते हो या फिर आपके पास थोड़ा बहुत वर्क एक्सपीरियंस भी है अपनी होम कंट्री में, तो आपका CRS स्कोर बनेगा अप्रॉक्सीमेटली 440, 450, या फिर एक्सपीरियंस होगा तो 460, थोड़ा बहुत कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस हो जाएगा तो 480 हो जाएगा, थोड़ा बहुत आइल्स में बढ़िया स्कोर ले आओगे तो 490 या फिर 500 आप टच कर लोगे। लेकिन आज के टाइम पे जो कट ऑफ निकल के आ रहा है वो आ रहा है 540, 530, 525, 550 तक भी पहुंच रहा है। तो लोगों को PR लेने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। अब इस प्रॉब्लम का सबसे बढ़िया सोल्यूशन होता है कि जिस प्रोविंस के अंदर आपने अपनी पढ़ाई की है उस प्रोविंस की आप PNP ले लो, मतलब प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम ले लो, तो आपको 600 पॉइंट मिल जाएंगे, तो आराम से PR हो ही जाएगी। लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर आप ओंटारियो के अंदर पढ़ाई करते हो तो यहां पे जो PNP ऑप्शंस हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो इतनी ज्यादा मुश्किल हैं बच्चों के लिए फुलफिल करना कि बहुत दिक्कत से लोगों को PNP मिलती है। अनलाइक अदर प्रोविंसेस जैसे कि अल्बर्टा, सस्कैचुआन या फिर नोवा स्कॉशिया या फिर मैनीटोबा भी होगी। चलो मैनीटोबा के आजकल ड्रॉज वगैरह नहीं निकल रहे हैं, लेकिन स्टिल उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो काफी ज्यादा ईजी हैं फुलफिल करना। पढ़ाई कंप्लीट की, पढ़ाई के बाद 6 महीने जॉब की, 6 महीने जॉब के बाद अपनी पे स्लिप्स वगैरह दिखाई और आपकी PNP आसानी से हो जाती है। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आप एक प्रोविंस के अंदर पढ़ाई करते हो, फिर अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद दूसरी प्रोविंस में मूव करते हो अपनी PNP लेने के लिए, तो दूसरी प्रोविंस ये कहती है कि भाई
भाई आपने हमारी प्रोविंस में तो पढ़ाई की नहीं है, अब आप पीएनपी लेने के लिए आ गए हो, तो थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स आपके लिए मुश्किल होंगी एज कंपेयर टू द स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारी प्रोविंस के अंदर पढ़ाई की हुई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ओंटारियो के अंदर पढ़ाई करते हो, फिर आप सस्कैचुअन मूव करते हो अपनी पीएनपी लेने के लिए, तो आपको थोड़ी सी मुश्किल आएगी पीएनपी लेने में सस्कैचुअन की एज कंपेयर टू द स्टूडेंट्स जिन्होंने सस्कैचुअन के अंदर पढ़ाई की हुई है। तो इट्स बेटर कि पहले ही आप सस्कैचुअन चले जाओ अपनी 2 साल की पढ़ाई करने के लिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, आपको पीआर मिल जाए और आप बन जाओ पक्के कनाडा वाले। अब यार ओंटारियो की अगली प्रॉब्लम है यहाँ की पॉपुलेशन। तो बेसिकली यार 2021 के सेंसस के हिसाब से ओंटारियो इज द मोस्ट पॉपुलेटेड प्रोविंस ऑफ कनाडा। मतलब यहाँ की पॉपुलेशन है अप्रॉक्सीमेटली 14 मिलियन और सबसे ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी ओंटारियो के अंदर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। 51% ऑफ द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स स्टडी इन ओंटारियो, मेनली इन जीटीए रीजन। और इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा पार्ट टाइम जॉब्स के ऊपर। किसी भी सिटी का नाम ले लो ओंटारियो के अंदर, भाई हैमिल्टन, बर्लिंगटन, ऑटवा, टोरंटो, ब्रैम्पटन, ओकविल हो गया, या फिर इटोबिको, किचनर, वाटरलू, लंदन, सार्निया, किसी भी सिटी का नाम ले लो, जहां भी मैं गया हूं, बहुत सारे स्टूडेंट से मिलता हूं, सबकी एक कॉमन स्टेटमेंट होती है, मतलब ओंटारियो के बच्चों की एक कॉमन स्टेटमेंट होती है कि भाई हमें पार्ट टाइम जॉब नहीं मिल रही। किसी को 4 महीने हो गया, किसी को 6 महीने हो गया, किसी को 10 महीने हो गया, किसी किसी बच्चे को तो 1 साल हो गया, अभी तक पार्ट टाइम जॉब ही नहीं मिली है। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसका एक रीजन पॉपुलेशन भी है, और इसकी वजह से यहाँ पे ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा है। किचनर से मिस्सागा जाओ, वैसे 45 मिनट का रास्ता है, लेकिन भाई साहब 1.5 घंटा लग जाता है। 2 हफ्ते पहले मैं एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के लिए स्कारबोरो गया था। मिसिसागा से स्कारबोरो अप्रॉक्सीमेटली 1-1.25 घंटे का रास्ता है, लेकिन मेरे को 2.5 घंटे लग गए थे, क्योंकि हाईवे 409 के ऊपर ट्रैफिक इतना ज्यादा था, स्पेशली पीक टाइम्स पे। सुबह के 8 बजे, शाम को 5 बजे बहुत ज्यादा आपको ट्रैफिक मिलेगा। और साथ के साथ किसी सरकारी ऑफिस में चले जाओ, 20 लोग खड़े हैं आपके आगे, 10 लोग खड़े हैं आपके आगे, 15 लोग खड़े हैं आपके आगे। दूसरे प्रोविंस के लोगों से बात होती है, भाई साहब कोई भीड़ ही नहीं होती है, सबसे पहला बंदा मैं ही होता हूँ गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर, बच्चे भी बताते हैं, या फिर 2 लोग होते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप अपनी जिंदगी भीड़ में गुजारना चाहते हो, ट्रैफिक में गुजारना चाहते हो, या फिर लाइनों में खड़े होकर गुजारना चाहते हो, तो ओंटारियो इज द बेस्ट प्लेस फॉर यू। अब यार आज तक जितने भी लोगों ने अपना कनाडा का स्टूडेंट वीजा अप्लाई किया है, ज्यादातर लोगों ने इंक्लूडिंग मी अपनी एसओपी के ऊपर एक लाइन जरूर लिखी है कि जो कनाडा है ना, वो एक मल्टी कल्चरल कंट्री है, तो उस चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए मैं कनाडा में अपनी पढ़ाई करना चाहता हूँ, या फिर यहाँ पे मेरे को इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा, क्योंकि दुनिया भर से बच्चे यहाँ कनाडा में अपनी पढ़ाई करने के लिए आते हैं, तो मेरे करियर के लिए वो बहुत अच्छा होगा। तो वीजा ऑफिसर जैसी ये चीज पढ़ता है, तो आपका वो स्टूडेंट वीजा अप्रूव कर देता है, और वो स्टूडेंट वीजा लेके आप कनाडा पहुंच जाते हो। फिर जैसे ही पहले दिन अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाते हो, जो कि आपने जीटीए रीजन या फिर उसके आसपास, मतलब ओंटारियो के अंदर सिलेक्ट की थी, पहली क्लास के अंदर जैसे ही आप एंटर करते हो, तो आप इधर उधर देखते हो, सारे के सारे बच्चे इंडियंस होते हैं। आप कहते हो चलो कोई बात नहीं, इंटरनेशनल प्रोग्राम है, इसलिए सारे बच्चे इंडियंस हैं। फिर जैसे ही आपकी पहली क्लास लगती है, पहला टीचर आता है, उसका लास्ट नेम होता है सिंह या फिर पटेल। दूसरा आता है, उसका लास्ट नेम है कपूर या फिर कुमार। तीसरा आता है मेहता। सारे के सारे जो आपके टीचर हैं या फिर प्रोफेसर्स हैं, वो भी इंडियंस हैं। आप कहते हो चलो कोई बात नहीं, इंटरनेशनल प्रोग्राम है। फिर आप अपना घर ढूंढते हो, आपके जितने भी हाउसमेट्स हैं वो सारे के सारे इंडियंस। चलो वो तो अच्छी बात है, आपको होमली फील होगा। फिर आप अपनी पहली पार्ट टाइम जॉब ढूंढते हो, वो आपकी लगती है किसी इंडियन स्टोर या फिर इंडियन रेस्टोरेंट के अंदर। वहाँ पे आपका एम्प्लॉयर, आपके कस्टमर्स, आपके एम्प्लॉयज़ सारे के सारे इंडियंस हैं। आप कहते हो चलो कोई बात नहीं, घूमेंगे फिरेंगे कनाडा, मतलब ओंटारियो को एक्सप्लोर करेंगे, तो मेरे को थोड़ा सा इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा। आप स्कारबरो जाते हो, वहाँ पे आपको ज़्यादातर गुजराती सुनने को मिलती है। आप ब्रैम्पटन जाते हो, वहाँ पे आपको ज़्यादातर पंजाबी सुनने को मिलती है। आप थंडर बे जाते हो, आपको वहाँ पे ज़्यादातर साउथ इंडियन सुनने को मिलती है। तो अगर आप एक्चुअल में मल्टी कल्चर है तो बेसिकली यार आपको ये लगेगा कि आप इंडिया में ही घूम रहे हो, आप इंडिया को एक्सप्लोर कर रहे हो। कभी आप महाराष्ट्र जा रहे हो, कभी पंजाब जा रहे हो, कभी गुजरात जा रहे हो, कभी केरला या फिर आंध्र प्रदेश जा रहे हो। तो अगर आपको एक्चुअल में इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए, आपको मल्टी कल्चर देखना है, तो आप अलग प्रोविंसेस में जाओ। और आपको ये तो पता ही है कि लोग किस तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, रेंट ज़्यादा ले लिया या फिर पार्ट टाइम जॉब पे कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं। तो उस चीज़ को भी अगर आप अवॉइड करना चाहते हो, तो डू नॉट कम टू ओंटारियो, क्योंकि ओंटारियो के अंदर बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। अब यार अगला और सबसे बड़ा रीज़न जिसकी वजह से लोग ओंटारियो को छोड़ के जा रहे हैं, कभी कभी तो मेरा ही मन करता है कि ओंटारियो को छोड़ छाड़ के अपना बोरिया बिस्तर पैक करके किसी और प्रोविंस के अंदर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रियल एस्टेट के प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा हो रखे हैं। भाई साहब घर बहुत महंगे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं किचनर वाटरलू की बात करूं, तो यहाँ पे एक डिसेंट से घर का एवरेज प्राइस है $750,000। अगर डिटैच घर लेने जाओगे तो भाई साहब वो $1 मिलियन से आपको कम मिलेगा ही नहीं। और किचनर वाटरलू तो टोरंटो से बहुत ज्यादा दूर है। अगर आप जीटीए रीजन में चले जाओ, लाइक ब्रैम्पटन, मिसिसागा, इटोबिको या फिर ओकविल में घर खरीदने, तो आपके आंसू निकल जाएंगे।
मिलेंगे। ऑन दी अदर हैंड दूसरी प्रोविंसेस लाइक अल्बर्टा, नोवा स्कॉशिया, मैनिटोबा, सस्कैचुअन सेम प्राइजेस में, मतलब $8,750,000 में आपको बढ़िया डिटैच घर मिल जाएगा, जिसमें आप 4 गाड़ियां खड़ी कर सकते हो। सुंदर सा बेसमेंट है, बहुत ही बढ़िया सा मेन फ्लोर है, ऊपर 4 कमरे हैं। भाई साहब हिसाब किताब बहुत ही बढ़िया है। तो लोग उस चीज की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। मान लेते हैं कि आप एक नए इमिग्रेंट हो, या फिर अभी रिसेंटली आप कनाडा के अंदर ग्रेजुएट हुए हो और आपका एनुअल पैकेज है $70,000 लेटस से, और अगर आप किसी बैंक के पास घर खरीदने के लिए लोन लेने जाते हो तो सिंपली क्या करेंगे, वो आपके एनुअल पैकेज को 4.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऑन एन एवरेज। सिंप्लिसिटी के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो $70,000 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बनता है $350,000। मान लेते हैं कि आपने बहुत मेहनत करके अपनी डाउन पेमेंट इकट्ठी कर ली $1,00,000, तो $350,000 को $1,00,000 के साथ ऐड करेंगे तो आपका घर का बजट बन जाता है $450,000, जितने में दूसरी प्रोविंसेस में तो बढ़िया घर आ जाएगा, लेकिन ओंटारियो के अंदर भाई साहब आपको डिब्बे जितना घर ही मिलेगा। तो लोग कहते हैं भाई डिब्बे जैसा घर में रहने तो हम आए नहीं थे, तो हम रहने आया बढ़िया जगह में, तो लोग इसलिए दूसरी प्रोविंसेस के अंदर मूव हो रहे हैं। अब आप कहोगे कि चलो ठीक है यार, ओंटारियो के साथ ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, देसी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जॉब्स नहीं है, रेंट काफ़ी ज़्यादा है, और जो घरों के प्राइसेस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो ओंटारियो की जगह हम जाए कहाँ, कौन सी सिटीज़ के अंदर जाएँ, कौन सी प्रोविंसेस के अंदर जाएँ। तो अगर वो जानना चाहते हो कि कौन कौन सी बढ़िया सिटीज़ हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए या फिर इमिग्रेंट्स के लिए, तो आप ये राइट वाली वीडियो ज़रूर चेकआउट करना, और ये लेफ्ट वाली वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो अगर ये जानना चाहते हो कि कनाडा आने से पहले आपको क्या क्या चीजें सीखनी बहुत जरूरी हैं। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।